नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इंडिया की बात। आज स्टूडियो में जिन अहम मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुकुल सरल और अदिति। 3 अहम सवाल, जिसमें सबसे पहले है संसद में चल रहा मानसून सत्र। सवाल यह है कि क्या इस बार विपक्ष हावी हो रहा है मोदी सरकार पर, वही सेट कर रहा है एजेंडा? इस पर हम करेंगे चर्चा। और दूसरा सवाल है ट्रंप का डंडा भारत पर जिस तरह से चला है, टैरिफ और जुर्माना, क्या राह निकालेगा भारत? तीसरा सवाल, क्या है क्रोनोलॉजी? मालेगांव ब्लास्ट 2008 का जो फैसला आया है, सारे आरोपी बरी हो गए हैं और इसी में अमित शाह का यह बयान कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है। इन 3 अहम सवालों पर होगी चर्चा। सबसे पहले सबसे सुलगता हुआ सवाल, देश की संसद क्या राह अख्तियार कर रही है? 21 जुलाई से शुरू हुआ देश का मानसून सत्र और आप देखिए इसमें संसद, देश, लोकतंत्र पर मकर द्वार बन गया। विपक्ष का बड़ा जंतर मंतर विरोध स्थल, रोज हो रहा है वहां प्रोटेस्ट। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष रोजाना वहां प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर पर भी उसने बहुत एग्रेसिव बैटिंग की है। ट्रंप के जो पूरा डंडा चला है उस पर भी विपक्ष कोशिश कर रहा है मोदी सरकार को घेरने की। क्या है इस पे पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, मेरा पंच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में तो सरकार को बैकफुट में ले ही आया था विपक्ष, लेकिन सर जो है वो बिहार में जो चल रहा है वो अब सरकार का गले की कांटा बनते हुए नजर आ रहा है। और विपक्ष का जो आक्रामक रूप है और अब सड़क में उतरने की तैयारी है, इससे कुछ उम्मीद बनी हुई है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? मेरा मानना है कि मानसून सत्र में जिस तरह एसआईआर का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, वो पूरे एक देश का मुद्दा बन गया है, लोकतंत्र का मुद्दा बन गया है। पर अब सरकार और चुनाव आयोग जिस तरह से रवैया अख्तियार की है, उससे लगता है कि उन्हें पीछे हटना उनका मुश्किल है। अब विपक्ष के पास सिर्फ यही विकल्प है कि एसआईआर यानी इस सूची से कम नाम कट पाए और वो इसे एक चुनावी मुद्दे के तौर पर जनता के बीच ले जा पाए। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा मानना है कि यह मानसून सत्र अभी तक विपक्ष के नाम रहा है। एजेंडा सेटिंग से लेकर फोटो अपॉर्चुनिटी तक और बाइट्स तक हर एक में विपक्ष ने तय किया है और दिखाया है कि मोदी सरकार डिफेंसिव है। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुई है उसमें राहुल गांधी का जो भाषण हो या फिर ओवैसी का भाषण हो, आप देखिए उसकी जो व्यूज हैं और मोदी जी का जो जवाब है उसके जो व्यूज हैं, उससे भी पता चलता है कि लोग किसे देख रहे हैं और कौन दिल की बात को छू रहा है। एक चीज जो अदिति दिखाई दे रही है, मोदी जी ने बड़े चाव से नई संसद बनाई, लेकिन नई संसद में जब से संसद शुरू हुई है, संसद के भीतर से ज्यादा बाहर की खबरें बन रही हैं। मकर द्वार विपक्ष का जंतर मंतर बन गया। हाँ भाषा जी, नए संसद में भी जैसे पुराने संसद में गांधी स्टैच्यू के सामने एक प्रोटेस्ट का अड्डा बन गया था, उसी तरह इस बार विपक्ष तो है बिल्कुल ही आक्रामक। और अच्छी बात यह है कि बिल्कुल यूनाइटेड नजर आ रही है। आप देखें कि 8 पार्टियों ने मिलके अभी सर पे डिस्कशन मांगी है, लेकिन किसी तरह से राजी नहीं है सरकार। प्रधानमंत्री जो है वो संसद से गायब है। अपना भाषण उन्होंने दिया, उसके बीच में उन्हें राहुल जी के सवाल की वजह से, राहुल गांधी के प्रतिपक्ष के नेता के सवाल की वजह से पानी पीना पड़ा कि भाई अगर तुमने ट्रंप का नाम नहीं लिया, ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं लिया, अब सर के ऊपर घिरी हुई है बुरी तरह से। तो मुझे ये लग रहा है कि संसद जो है अब जो है भाजपा के लिए गले का कांटा सर बन गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। मुकुल, आपने एक बताया जिस तरह से कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी बिहार में चल रहा है, और इस समय जब हम बात कर रहे हैं ये क्लियर है कि सिर्फ बिहार में नहीं, मणिपुर में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, असम का जिक्र आ चुका है, पश्चिम बंगाल का भी जिक्र आ चुका है और दिल्ली में भी नाम कटने शुरू हो गए हैं। यह एसआईआर कैसे इतना बड़ा मुद्दा बना कि सारा इंडिया ब्लॉक इस पे रोज, मेरे ख्याल से इतना कलेक्टिव होकर रोज प्रोटेस्ट करना कि 10:30 बजे मतलब इंडिया गठबंधन वहां पहुंच जाएगा। नहीं, इंडिया गठबंधन के सामने मजबूरी है। देखिए भाषा, कि उसके अस्तित्व का सवाल है और उसके अस्तित्व से जुड़ता है फिर लोकतंत्र का सवाल। केवल विपक्ष का सवाल नहीं, मेरा जनता का सवाल है।
पहले ईवीएम पर संदेह और शक थे तमाम तरह के। महाराष्ट्र में एक अलग तरह का पैटर्न देखा जिसमें कहा गया कि वोट बढ़ाए गए। दिल्ली में हमने अलग तरह का पैटर्न देखा। अब ये वोट घटाने वाला जो मामला हो रहा है कि इसमें हम नाम काट दें कुछ लोगों के, और जिस तरह की खबरें आ रही है कि कुछ खास चुनिंदा जगहों के नाम ज्यादा कट रहे हैं जहां विपक्ष का एक होल्ड है। तो आप चर्चा कर रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, आज जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चला उस पर पहली जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो जारी हुई है बिहार में। हाँ, तो वोटर ये ड्राफ्ट लिस्ट आ गई। अब ये कहा जा रहा है कि आप इस पर अपना अपना सर्च कर लीजिए और हम सब उसको देंगे, और उसके बाद आपत्तियां ली जाएंगी। एक तो वोटर पहले ही हमारे यहाँ मतदान का प्रतिशत देखें तो 50-60 ओवरऑल आता है। लोग पहले ही उत्साहित नहीं होते। अब आप उन्हें इतना काम सौंप रहे हैं कि वो अपनी एक तो लिस्ट सर्च करें। लिस्ट सर्च कौन कर सकता है? जो शहरों में है, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, जहाँ नेट है। अब इतनी बड़ी आबादी बिहार की, ग्रामीण आबादी, वो जाकर कैफे में 20 रुपये 50 रुपये देकर अपना नाम सर्च कराए, फिर वो जाकर वो उस पर आपत्ति दर्ज कराए, ये सब नहीं। जबकि इस पे होना ये चाहिए था जो घर घर जाकर सत्यापन ठीक से होता, जो नहीं हुआ, और उनके नाम जोड़ने की कोशिश की जाती, ना कि घटाने की। यहाँ प्रोसेस उल्टा चल रहा। इसलिए तो ये एक लोकतंत्र का सवाल बन गया है। और मुझे लगता है कि हालांकि चुनाव आयोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ बहुत हस्तक्षेप करने के लिए भी उसने कोई संकेत नहीं दिए हैं, तो यानी ये होगा, और यहाँ तो हो ही रहा है और पूरे देश में होगा। अब इससे कैसे निपटेगी? तो वो ये कि जनता के बीच ये संदेश लेकर जाए विपक्ष, उसमें इसकी सफलता। और चुनाव अंततः फिर चुनाव सिद्ध करेगा वो। उसके बाद तो सारी चीजें धुल ली जाती हैं कि चुनाव जो हो गया, उसके बाद तो खैर अब देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलना है। अदिति, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी सदन के बाहर की चर्चा है, क्योंकि भीतर तो चर्चा हुई नहीं। भीतर ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई, और हम सब ने बहुत ध्यान से देखा कि कौन क्या स्टैंड ले रहा है। और जिस तरह से कश्मीर के जो सांसद हैं, उन्होंने, चाहे इंजीनियर रशीद हो, चाहे रुहुतुल्लाह हो, इन सब ने अपने दर्द को अलग ढंग से रखा, जिसपे ज्यादा तवज्जो नहीं दी बाकी मीडिया ने। लेकिन जो विपक्ष का स्टैंड था, और जिस तरह से वो चुनौती, जैसे होता है ना, खड़े होकर चुनौती दी जाती है कि भैया तुम बोल के दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ, वो दांव राहुल गांधी ने चला। कितना झाड़ पे चढ़े मोदी जी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो काफी, क्योंकि देखिए सवाल ये था कि बार बार उनसे ये पूछा जा रहा था, और मोदी ने अपनी तरफ से ये बोला भी कि मध्यस्थता किसी ने नहीं की। जिस दिन उन्होंने ये बोला, अगले दिन 25% तारीफ का वो हो गया, तो उनका वहां पे वो मरोड़ा जा रहा था क्यों। लेकिन मोदी जी फिर भी ट्रंप का नाम लिए नहीं, जो विपक्ष चाह रहा था वो कर नहीं पाए। तो मुझे ये लग रहा है कि विपक्ष का जो प्रेशर है वो लगातार बना हुआ है, जिस वजह से मोदी जी अभी गायब भी हैं पार्लियामेंट से। 2 दिन के लिए विदेश यात्रा गए थे। दूसरा, मैं मुकुल जी जो कह रहे थे, मैं उसमें, क्योंकि हमारे संविधान ने हर एडल्ट को फ्रेंचाइज का वोट का अधिकार दिया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये मसला सिर्फ यही नहीं है, वो ही है कि आप वोटर के ऊपर ये डाल रहे हैं। ये तो एक बड़ा मुद्दा गैर संवैधानिक है। ये तो बड़ा मुद्दा मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट माने ना माने। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से बोल देती है कि 11 में से 10 जो है फर्जी बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन बेचारे गरीब जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उन लोग अपनी जेब से कितना खर्चा कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, ये करने के लिए। माइग्रेंट्स वर्कर्स, दिहाड़ी उनकी जा रही है। तो ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जो कह रहे हैं ना, वोट चोरी, ये हो रही है। दूसरी बात, मुझे ये लग रहा है कि जो ऐसा जो आपने बताया कि ड्राफ्ट की लिस्ट लगाई है उन्होंने आज, तो मुझे लगता है ये इलेक्शन कमीशन का बहुत ही एक संदिग्ध रोल है। उनसे पूछा जाए कि फिर महाराष्ट्र की क्यों नहीं लिस्ट लगाई आपने, हरियाणा की क्यों नहीं लिस्ट लगाई जी। तो ये तो खैर ऐसे सवाल हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे मुकुल। चित भी मेरी, पट भी मेरी, और बाकी राज मोदी जी का है ही, जो चुनाव आयोग में साफ है। लेकिन जो तीसरा अहम मुद्दा इस समय, क्योंकि हम मानसून सत्र की बात कर रहे हैं, वह ट्रंप का टैरिफ है। और लेकिन ट्रंप के टैरिफ पर हम अलग से चर्चा कर रहे हैं। इस पर जो डिफेंस सरकार ने लिया है और एग्रेसिव नेचर राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है, वो क्या लगता है कि कोई असर डालेगा संसद के सत्र में? नहीं, संसद, मैं बार बार कह रहा हूं कि संसद का सत्र हो या वहां कोई बढ़त ले ले, मुझे इससे बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। मुझे है कि अंततः जमीन पर होगा क्या। उन्होंने SIR कराना चाहा, वो करा रहे हैं। वो ट्रंप साहब से वो काफी जो भी उनकी डील होंगी वो कर लेंगे, इस तरह की चीजें। ये बात है, जनता के बीच तो बात पहुंच रही है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पे पहुंची,
कि भाई सीज फायर क्यों हुआ, सबके मन में सवाल है। 3 आतंकवादियों को उन्होंने कहा कि उसी दिन मार दिया ऑपरेशन महादेव में, इस पर भी लोग उनमें, वो विपक्ष के लिए कह रहे थे पर लोगों में भी खुशी की लहर नहीं है, ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे ये टैरिफ वाला मामला है, जो भी ट्रम्प साहब का मामला है, और वो ट्रम्प का नाम नहीं ले रहे, तो इससे एक मोदी जी की जो छवि थी 56 इंच वाली, वो तो कमजोर हुई है। पर मैं कह रहा हूं कि अंततः सारे फैसले हमारे लोकतंत्र में अगले चुनाव से तय होते हैं। बिहार चुनाव में अगर रिजल्ट उनके पक्ष में आ गया तो सब व्हाइट वॉश हो जाएगा कि भाई ये सब सही था। तो ये एक जो बड़ा वो है, जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, वो केवल वोट चुनाव के रिजल्ट से तोले जाते हैं। अब वहां मुझे बड़ा थोड़ा सा हताशा होती है। तो चलिए, इससे पहले कि हम चले, एक बात बिल्कुल साफ है कि कम से कम सदन के भीतर और सदन के बाहर विपक्ष अपने एजेंडे पर खड़ा है। उसने कहा कि उसका खूंटा वहीं गड़ेगा और मोदी सरकार को मजबूर किया जा रहा है कि उन खूंटों पर वह जवाब दे, जिसमें एसआईआर पर पूरी शांति है। कहीं से भी मोदी सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही और एसआईआर एक लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। आज का जो दूसरा मुद्दा है वह देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, तमाम भारतीय नागरिकों के लिए बहुत अहम है। ट्रंप जी ने डंडा चलाया, अमेरिकी राष्ट्रपति डंडा चलाते हैं, दोबारा चलाया भारत पे। अप्रैल में किया था, तब 27% टैरिफ कहा था। इस बार उन्होंने कहा है कि 25% टैरिफ और जुर्माना, भारत के ऊपर जुर्माना इस बात के लिए कि तुमने रूस से क्यों खरीदा तेल, क्यों लिया तेल, क्यों की डील। अब सवाल यह है कि इससे कैसे उभरेगा मोदी तंत्र और क्या कोई राह निकलती है या नहीं निकलती है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश की संप्रभुता को लेकर भी और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। मैं तो इसे ट्रंप साहब का टैरिफ टेररिज्म कहूंगा, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ट्रंप साहब जो एक तरफा फैसला ये कर रहे हैं टैरिफ का, वो एक तरफा नहीं है, उससे अमेरिकी जनता को भी नुकसान होगा और भारत के लिए भी मेरे उसमें एक मौका है, अगर इच्छा शक्ति हो। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुकुल, मेरा मानना है बहुत साफ कि ट्रंप महोदय मोदी सरकार को चारों तरफ से घेर रहे हैं। इसीलिए 30 बार सीज फायर कहने के बाद उन्होंने यह डंडा चलाया है। दरअसल इसका इंडिकेशन वो पहले दे चुके हैं कि जैसे इंडोनेशिया ने पूरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी अमेरिका के लिए, उसी तरह से अगर भारत कर देगा, तब मोदी जी जो ओल्ड फ्रेंड हैं वो फिर से न्यू फ्रेंड में तब्दील हो जाएंगे। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा पंच ये है, जैसे मुकुल जी ने बोला था, चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन इस टैरिफ का जो है, इस पे अगर भारत ने एक जिसे कहते हैं एग्रेसिव रवैया नहीं अपनाया, तो हमारे लघु उद्योग, हमारे कृषि क्षेत्र, खासकर डेयरी सेक्टर, और हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो एक ज़मीनी स्तर पे जनता उठाएगी ही, इस सरकार को उसका सामना करना पड़ेगा, अगर अभी इसका सामना इन्होंने एग्रेसिव नहीं किया। एक बात जो अदिति दिखाई दे रही है इस समय, क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं, राइटर्स की एक एक्सक्लूसिव खबर आई हुई है कल से, हालांकि वो भारतीय मीडिया में नहीं चल रही है, ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया गया। उसने कहा है कि भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं, उन्होंने पहले ही तेल खरीदना बंद कर दिया है रूस से, जिससे यह संकेत मिलता है कि हम अमेरिका के दबाव में आ गए हैं और अमेरिका हमें मैनिपुलेट कर पा रहा है। जबकि जो मंत्री हैं और बाकी जो संतरी और जो हमारा गोदी मीडिया है, वो बता रहा है कि कितना अच्छा है ये, अगर टैरिफ लग जाए तो हम कितने मजबूत हो जाएंगे। भाषा, इसमें एक तो मुझे ये तेल जो रशिया वाला है, हाँ रॉयटर्स ने स्टोरी की है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी पुष्टि या सरकारी उसकी तरफ से कुछ आया नहीं है, ना ही मैंने किसी विपक्ष के नेता को ये सवाल रेज करते हुए देखा है। लेकिन हाँ, ज़रूर ये है, जैसे मुकुल जी ने पहले बोला था, मुझे भी लगता है कि भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मोदी जी तो बिल्कुल घुटना टेके हुए नजर आ रहे हैं। किस कारण से, वो जाने, ट्रंप जाने। ये मौका है कि भारत जो है अन्य देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाए, और व्यापार, भारत के रिश्ते अच्छे हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, और बाकी ईस्ट एशियन ब्लॉक है, उसमें ब्रिक्स जो है, उसमें भारत को अपना वो करना। लेकिन मोदी जी का पर्सनल ट्रंप के साथ क्या चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल जी। है। मुकुल, यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो भारत क्या करेगा, लेकिन इसी बीच जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि देखना ये समझौता होगा और मोदी जी वही करेंगे जो ट्रंप चाहते हैं। ये उन्होंने बाइट दी।
साथ ही साथ यह भी कह दिया कि ऑलमोस्ट स्टेज इज सेट, इसीलिए यह सारी की सारी बार्गेनिंग हो रही है। आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस आरोप को? नहीं, राहुल गांधी के आरोप में दम तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ गलत साबित हों। मैं चाहता हूं कि मोदी जी कहें कि ट्रंप जाए बाहर में। ये है एक जेस्चर, ये है काफी देश कह चुके हैं जहां क्योंकि ये जो पूरा जो ट्रंप साहब भी कर रहे हैं ना, तो ये अमेरिका की मजबूती नहीं दर्शा रहा। अमेरिका कमजोर हो रहा है, उसका हर ब्लॉक पे जो कब्जा था वो कमजोर हो रहा है, और जो वो पूरी दुनिया को दुश्मन बना रहे हैं, उन्होंने तमाम देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि मौका अगर हम इस्तेमाल करना चाहें कि आप ठीक है टैरिफ लगा के होगा क्या, 100 रुपए का सामान है। और एक तो मैं बता दूं दर्शकों को 25% नहीं है टैरिफ, 10% पहले से बेस लाइन है, यानी ये 35% टैरिफ प्लस जुर्माना। अभी जुर्माने वाला तो अलग अलग मामला है, मतलब ये 35 तो हो ही गया, उस पर जुर्माना पेनल्टी जो देनी होगी वो देनी होगी। तो ये मौका है, वो ब्रिक्स को भी धमका रहे हैं, इसको भी धमका रहे हैं, वो सब। तो जब चीन रूस सबको धमका रहे हैं, तो अगर हम इधर की तरफ ध्यान दें तो मुझे लगता है कि हम अमेरिका के बरक्स एक बड़ी मजबूत स्थिति में खड़े हो सकते हैं। पर मैंने पहले भी जैसे अपने पंच में कहा, इच्छा शक्ति, मोदी जी की तरफ से इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। वरना ये एक मौका है, जब वो पूरी दुनिया ही दुश्मन उनकी हो रही है, तो ठीक है कि ट्रंप साहब आप करिए, हम नहीं भेज रहे अपना सामान। यहाँ क्या होगा, उनका भी तो नुकसान है ना। 100 रुपए का जो सामान वहां 135 रुपए में बिकेगा, तो वो भी नहीं खरीदेंगे, या वहां मांग कम होगी, यहाँ निर्यात का नुकसान होगा। पर हम और देशों से संबंध बना सकते हैं, क्योंकि और देश भी पीड़ित हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि दिशा क्या होगी, क्योंकि वहां पर सामान महंगा तब होगा जब हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ उसी तरह से लगाते हैं, जैसे चीन ने एक रास्ता दिखाया, ब्राजील ने दिखाया, बाकी दूसरे देश अप्रैल से रास्ता दिखा चुके हैं, और उन्होंने ये बता दिया है कि अमेरिका झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। तो अगर वह रास्ता भारत अख्तियार करता है तो 140 करोड़ लोगों की संप्रभुता भी बची रहेगी, क्योंकि हमारी ही संप्रभुता देश की संप्रभुता है। तीसरा सवाल ऐसा सवाल है जिस पर क्रोनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है। यह क्रोनोलॉजी मालेगांव ब्लास्ट जो 2008 में हुआ था, उस पर जो एनआईए कोर्ट का फैसला आया, जिसके तहत जो 7 आरोपी थे उन्हें बियॉन्ड डाउट प्रूफ ना कर पाया गया उनका अपराध, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। और इसकी क्रोनोलॉजी का एक हिस्सा है कि ठीक इस फैसले से एक दिन पहले संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं, और फिर पूरी लिस्ट गिनाई जिसमें सबके नाम मुसलमान थे जो आतंकवादी थे। इस क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक बहुत ही डेंजरस क्रोनोलॉजी है जो देश के सामने आई है। इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा बिल्कुल सही है, बहुत डेंजरस क्रोनोलॉजी है और बहुत सारे सवाल उठते हैं इसमें। और हम भी यही मानते हैं कि धर्म, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक आतंकी होता है। लेकिन ये कहना कि कोई हिंदू आतंकी नहीं होता, तो मैं अमित शाह से, गृह मंत्री से पूछना चाहूंगी कि दारा सिंह जिन्होंने ग्राहम स्टेन्स को जलाया था, वो क्या थे, और बजरंग दल से उनका संबंध था, नाथुराम गोडसे क्या थे, शिवरासन जो राजीव गांधी के असैसिन थे। तो इस तरह की चीजें कहना जो है ना, वो राजनीति दर्शाता है उनकी, और कुछ नहीं। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? मेरा मानना यह है कि एक फैसला है, ये इंसाफ नहीं है, इंसाफ बहुत दूर है अभी। पर लेकिन सरकार का रवैया इसमें बहुत मुझे शर्मनाक लगा, और इससे ये तय हो गया कि सरकार और उसका तंत्र जिसे चाहे उसे दोषी बता सकता है, आतंकवादी बता सकता है, और जिसे चाहे उसे निर्दोष और देशभक्त बता सकता है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि यह फैसला सुनाया आज गया, लिख लिया गया था 2016 में, बहुत पहले, और यह ऐसा फैसला है जिसकी एक कड़ी का खुलासा 2015 में इसकी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान थी, उन्होंने कहा एनआईए मुझसे कह रहा है कि मैं जो आरोपी हैं उन पर बहुत मुलायमियत से काम करूं, सख्ती से काम ना करूं। यह फैसला दरअसल इस लोकतांत्रिक भारत में, धर्मनिरपेक्ष भारत में हिंदुत्व और भगवा की जीत है, शर्मनाक है। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है इस पूरे फैसले से, चर्चा एक तरह से है, क्योंकि अब इस पर चर्चा ये हो रही है, अमित शाह जी ने शुरुआत ही की कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, और तमाम अखबार, टीवी चैनल सब ये बता रहे हैं कि दरअसल भगवा की जीत है। प्रज्ञा ठाकुर के इंटरव्यूज छप रहे हैं,
तमाम और आरोपियों के जो अब निर्दोष साबित हुए हैं उनके इंटरव्यूज पहले से आ रहे हैं, चाहे पुरोहित हों बाकी लोग हों। तो इससे एक पूरा माहौल देश में बिल्कुल क्रिटिकल टाइम पे जहां सरकार फंस रही थी वहां पर कांग्रेस के खिलाफ एक मुद्दा बन रहा है, और दूसरी तरफ ये सारे लोग जो अभी तक एक्यूज थे वो अब नए आइकन्स के तौर पे पेश किए जा रहे हैं। नहीं तो सरकार या बीजेपी यही चाह रही थी, वही माहौल वो बना रही है शुरू से, वो हर मुद्दे पे यही बनाती है। और जैसे सब आप दोनों ने जिक्र किया अमित शाह के बयान का, अमित शाह एक दिन पहले इतने मनोबल के साथ दावे के साथ जो बोल गए, ये अगले दिन ही आ रहा था। हो सकता था कि उन्हें मुंह की खानी पड़ती अगर मान लीजिए इसमें फैसला उल्टा आता, फिर वो क्या कहते, लेकिन उन्हें पता था कि क्या फैसला है। एक तो ये वाली बात है। दूसरा ये है कि सरकार ने जिस तरह 2006 का भी मुंबई ट्रेन ब्लास्ट था उस पर जिस तरह की संवेदना जताई मृतकों के परिवारों के प्रति, जिस तरह कहा कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, लेकिन ये भी वो सरकारी तो लड़ रही थी इस केस, लेकिन इस मामले में एनआई कोर्ट को हाई कोर्ट में चुनौती देने की कोई बात नहीं है और उसे जीत के तौर पर बताया जा रहा। तो सरकार का एक दोहरा रवैया ये साफ साफ बता रहा है कि ये क्या खेल हुआ है, क्या क्रोनोलॉजी थी, और इससे क्या है कि इंसाफ की बात कमजोर होती है। अदिति, यहाँ पर यह केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। हम तमाम केसेस देखते रहे हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें यह क्रोनोलॉजी बहुत साफ है कि सरकार की एजेंसी ही पॉलिटिकल रिजीम चेंज होने के बाद अपनी ही एजेंसी के खिलाफ केस करती है। मतलब वो कहती है कि वो झूठा था, है ना, क्योंकि 2014 से पहले तक एटीएस एनआईए कह रहा था कि नहीं यहाँ पर ये गड़बड़ी है, और जैसे ही मोदी जी केंद्र में आते हैं हलफनामा, मतलब छोटी मोटी बात भी नहीं है, वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है एनआईए के कोर्ट में केस है, एनआईए ही जांच कर रही है और एनआईए ही कोर्ट में कहती है कि भैया एटीएस ने गड़बड़ किया, हमसे पहले जो लोग बैठे थे एनआईए में वो गड़बड़ कर रहे थे, अब हम सही कर रहे हैं। ये 162 लोगों ने जो एविडेंस दिए हैं वो गए पानी में। तो ये तो अपने आप में बड़ी यूनिक सी बात है। बिल्कुल यूनिक सी बात है। और जहां तक मैंने रोहिणी सालियान के बयान पढ़े हैं, दोबारा से री रिकॉर्डिंग कराई हुई है और सही तरह से एविडेंस नहीं दिए थे, तो रोहिणी सालियान का ये कहना है कि उन्हें कोई सरप्राइज नहीं हुआ इस डिसीजन से, उन्हें मालूम था किस तरफ चल रहा है, क्योंकि उन्हें सॉफ्ट जाने के लिए कहा गया था जब ये सरकार, और उसके बाद उनको हटा दिया गया, उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया था। दूसरी बात मुझे ये लगता है, मुझे न्याय प्रणाली के ऊपर कई बार बहुत मतलब एक तरह से विश्वास भी है और एक तरफ से ये भी लगता है कि एक तरफ फादर स्टैन स्वामी को एक सिपर तक नहीं दे दिया गया और एक तरफ प्रज्ञा ठाकुर को, अब ये कल आया है फैसला, उससे पहले तो वो अक्यूज थी ना, उनको बेल पे छोड़ा हुआ है और वो अपने को बीमार कह रही है, लेकिन वो फुटबॉल भी खेल रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं, और एक तरफ एक आपने 80 साल के बूढ़े को एक सिपर तक नहीं दिया भीमा कोरेगांव केस में और वो वहां मर गए। तो मुझे एक न्याय प्रणाली के ऊपर भी कई बार ये बहुत मतलब दुख होता है इस तरह से। मुझे लगता है कि क्या इतना पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर ये केस चल रहा है कि ये बहुत कुछ चीजों से काफी साफ होता है। मुकुल, आपने जिक्र किया प्रज्ञा ठाकुर का, मुझे लगता है कि उनको निर्दोष तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में ही मान लिया था, जब बता दिया था, जब उन्हें कैंडिडेट बनाया भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ और वो जीत के आई, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी वजह से मैंने श्राप दिया था हेमंत करकरे को, जो एटीएस के मुखिया थे, जो उनके खिलाफ, और उसके बाद जो बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ उसमें लड़ते हुए मारे गए, तो हेमंत करकरे के बारे में उन्होंने कहा था कि मेरे श्राप की वजह से उसकी मौत हुई। तो तय तो मोदी जी ने पहले ही कर दिया था कि ये सब निर्दोष हैं। नहीं, तय तो नहीं किया था पूरी तरह, पर एक उन्होंने दिल से माफ नहीं किया था प्रज्ञा ठाकुर को। हालांकि सांसद बनवाया था, अपना टिकट दिया था, लड़वाया, जितवाया। अब मुझे लगता है कि मैं इस बात से खुश हूं कि मोदी जी के दिल से बोझ उतर जाएगा, वो दिल से माफ कर पाएंगे, क्योंकि अब तो वही निर्दोष साबित हो गई। लेकिन ये जो पूरा एक बनाया गया श्राप, ये पूरा ही जो भगवा जिसके लिए बात हो रही है, जो हिंदुत्ववाद है, जो मनुवाद है, वो उसी की पूरी एक सीढ़ी है। और ये सारे फैसले जो आए हैं, और अब ये यही दिखाएगा कि चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, अभी आपने देखा कि अभी एक और आया है फैसला इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या को, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, है ना, लेकिन उस पर इतनी चर्चा नहीं है। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं कि हमारा भी मीडिया और किस तरह, तो ये परसेप्शन बनाने का बड़ा खेल हो रहा है। बिल्कुल।
परसेप्शन का ही सारा खेल हो रहा है। जबकि वो जैसे अमित शाह ने कहा कि भाई हिंदू आतंकवादी नहीं होता, हम बिल्कुल मानते हैं। हम ये भी कहते हैं कि मुसलमान भी आतंकवादी नहीं होता, ईसाई भी आतंकवादी नहीं होता। तो फिर आप इस तरह से क्यों दिखाते हैं? आप तो मुसलमानों को कोरोना बम भी बना देते हैं। मतलब ये हालत हो गई है। तबलीगी वाला जी, देखा तबलीगी वाला, उसमें भी सब चीजें निर्दोष होते हैं, उस पर भी कोई चर्चा नहीं होती। इस मामले में निर्दोष होने पर इतनी चर्चा है कि इसे पूरा एक चुनावी एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर जरूर ये जिक्र करना चाहिए कि जिस समय यह सारा डिस्कशन हो रहा है उस समय देश में 2 ननों पर जिस तरह से कहर बरपा हुआ है, बजरंग दल के लोग जिस तरह से उनके खिलाफ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। छत्तीसगढ़ की 2 नन जो केरल की मूलतः रहने वाली हैं, एक बड़ा मुद्दा है। वह एक आतंकवाद नहीं होता। अभी हमने देखा पुणे में किस तरह से एक मुसलमान को कह दिया जाता है कि बांग्लादेशी और उनके परिवार वाले कारगिल युद्ध लड़ने वाले। तो इस तरह की मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन अमित शाह जी, आपकी क्रोनोलॉजी हम समझ रहे हैं जरूर। शुक्रिया।